मैं गीता कुमारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से। मेरा आज का टॉपिक है थॉमस हॉब्स, जो कि थॉमस हॉब्स राजनीतिक शास्त्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत देने का श्रेय उनको ही प्राप्त है। थॉमस हॉब्स को, जिन्होंने निरंकुशतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद इत्यादि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। ठीक है, 1688 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा था, मैं और मेरा भय डरनी, दोनों जुड़वा भाई। उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो उसमें इंग्लैंड की परिस्थिति बहुत ज़्यादा अराजकतापूर्ण थी। पूरा भय का माहौल था और उनका जीवन उसी भय में गुजरा है। वो भय ही था जिनको पूरे राजनीतिक चिंतन पर उनका छाया हुआ है। जो भी उनका प्रभाव पड़ा बचपन में, जो भी इंग्लैंड का माहौल था, उसका पूरा प्रभाव उनके पूरे राजनीतिक चिंतन पर पड़ा है। दो चीज़ें थी उस समय थॉमस हॉब्स के लाइफ में। दो चीज़ें ऐसा आई जो उन्होंने पूरे उनके राजनीतिक चिंतन पर छाया रहा या उनको प्रभावित किया। पहला था गैलीलियो का नियम, यानी गैलीलियो जो सिद्धांत दिया था उसमें, चूँकि थॉमस हॉब्स जो थे वो वैज्ञानिक के समर्थक थे, विज्ञान के समर्थक थे वो। ठीक है, तो गैलीलियो का जो विचार था कि अणु गतिशील होता है और वो आपस में हमेशा टकराते रहते हैं। नहीं, पृथ्वी अणुओं से बना है, ठीक है, और ये अणु हमेशा गतिशील रहते हैं, ऐसा उन्होंने गैलीलियो ने कहा था। उसी सिद्धांत से प्रभावित होकर थॉमस हॉब्स भी कहते हैं कि मनुष्य भी गतिशील है और वो आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, ये था पहला गैलीलियो का नियम, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन का सिद्धांत दिया था, इसी सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा था ब्रिटेन की उस समय की परिस्थिति एवं उस समय की जो विचारधारा ब्रिटेन में चल रही थी। तो उस समय का जो परिस्थिति थी, तो पहले बताया उसमें परिस्थिति अराजकतापूर्ण थी, और उसी विचारधारा उस समय ब्रिटेन में दैवीय सिद्धांत, आप लोग जानते हो दैवीय सिद्धांत, ठीक है, दैवीय सिद्धांत तथा संसदीय शासन, ठीक है, ये दो विचारधारा के बीच में टकराव चल रहा था ब्रिटेन में। यानी जिस समय जो दैवीय सिद्धांत चल रहा था, जो राजा थे दैवीय सिद्धांत के अनुसार शासन चला रहे थे, और उसके आलोचक यानी उसके अगेंस्ट में खड़े थे, उनके विरोध में खड़े थे ये संसदीय शासन के जो समर्थक थे, पार्लियामेंट के जो समर्थक थे, और वही दैवीय शासन के समर्थक और पार्लियामेंट के समर्थक थे, दोनों में संघर्ष चल रहा था। इसी कारण ब्रिटेन में गृह युद्ध छाया हुआ था। यानी 1642 में, ठीक है, 1642 में ब्रिटेन में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध की स्थिति थी ब्रिटेन में। वही गृह युद्ध जो था उनके जीवन को प्रभावित किए हुए था। गृह युद्ध के कारण पूरा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पूरा वातावरण पूरा अराजकतापूर्ण थी। तो ये सब परिस्थितियों को देखकर ये थॉमस हॉब्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए एक मजबूत
सत्ता देने के लिए, मजबूत शासन देने के लिए राजतंत्र होना या राजसत्ता होना जरूरी है। इसीलिए जो थॉमस हॉब्स थे, वो कहा जाता, थॉमस हॉब्स क्या थे? राजतंत्र यानी निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। कैसे राजतंत्र के समर्थक थे? वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे वो। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि सामाजिक समझौता यानी राज की उत्पत्ति, जो थॉमस हॉब्स थे, राज की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा था, जो उनका मेन जो था सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत था वो राज की उत्पत्ति से ही रिलेटेड है। सामाजिक समझौता के आधार पर ही राज की उत्पत्ति हुई थी। तो ये राज की उत्पत्ति के बारे में या सामाजिक समझौता का सिद्धांत जिसको कह सकते हैं, उसको उन्होंने लेवियाथन, एक बुक उनका फेमस बुक है लेवियाथन। ठीक है, बुक क्या नाम था, क्या था? लेवियाथन। लेवियाथन उनका बुक का नाम है, जिन्होंने वो पुस्तक लिखी थी 1651 में। ठीक है, 1651 में उनकी एक बुक थी लेवियाथन। उन्होंने पूरा वर्णन उसी में उन्होंने किया था कि राज की उत्पत्ति कैसे हो, जो भी सिद्धांत देते उन्होंने लेवियाथन में। और भी पुस्तकें हैं लेकिन उनकी फेमस पुस्तक क्या थी? लेवियाथन। तो राज की उत्पत्ति, ठीक है, हम लोग आते हैं क्या, वो तो था इम्पोर्टेंट, भी आते हैं राज की उत्पत्ति। राज की उत्पत्ति, राज की उत्पत्ति कैसे? तो राज की उत्पत्ति को समझाने के लिए उन्होंने 3 चीजें बताया, यानी 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। एक था जो उन्होंने बताया था कि मानव प्रकृति के बारे में, नहीं, ह्यूमन नेचर। ठीक है, एक था ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। और उसके बाद क्या है? सोशल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 चीज़ों को, राज की उत्पत्ति को समझने के लिए इन 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। ये ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट राज की उत्पत्ति से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको समझाने के लिए उन्होंने पहले कोई भी राज की अगर उत्पत्ति हुई है, किसी चीज़ का उत्पत्ति होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है कि आखिर उसके पीछे क्या रीजन था कि राज का हमको जरूरत समझ में आया। उसको ही समझाने के लिए उन्होंने मानव के नेचर यानी ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने पहले बताया। फिर मानव स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था, जब राज नहीं थे तो किस अवस्था में लोग रहते थे? प्रकृति अवस्था में रहते थे। तो उन्हें प्रकृति की अवस्था के बारे में बताया और उसके बाद उस प्रकृति की अवस्था से बचने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या आया? राज की उत्पत्ति हुई। तो पहले हम आते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स ने क्या कहा? ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स ने कहा कि मानव क्या है? स्वार्थी है। मानव क्या है? बिल्कुल बुरा है। मानव जो कुछ भी करता है उसके पीछे कहीं न कहीं उसका अपना हित होता है, अपना स्वार्थ होता है। देखने में तो सज्जन परोपकारी लगता है, लेकिन वो सिर्फ अपने हित के लिए काम करता है, वो दूसरे के हित के लिए कभी काम नहीं करता है। वो स्वार्थी, लालची, लोभी, झगड़ालू, सब कुछ जितना भी बुरा चीज़ था हॉब्स ने मानव के बारे में बता दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मानव क्या है? चींटियों और मक्खियों से भी गया गुजरा है। चींटी और मक्खी भी आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो मानव होता है, मनुष्य होता है, वो आपस में हमेशा लड़ता रहता, हमेशा संघर्षशील होता है। ठीक है, तो यही बताया उन्होंने कि ये तो बताया ह्यूमन नेचर के बारे में कि ह्यूमन नेचर क्या था। उस ह्यूमन नेचर से ही आया स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था। क्या है ये? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था से कहने का हॉब्स का मतलब है कि राज की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था थी
उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था वैसी ही होगी, यानी प्राकृतिक अवस्था कहाँ से ड्राइव हुआ है? ह्यूमन नेचर से हुआ है। किससे हुआ? ह्यूमन नेचर से ही प्राकृतिक अवस्था ड्राइव हुआ है, यानी मानव का स्वभाव जैसा होगा उसी तरह का प्राकृतिक अवस्था भी होगी। यानी जैसा मानव का स्वभाव होगा तो उसी तरह का समाज भी बनेगा। अगर मानव क्या है? लालची है, झगड़ालू है, तो समाज भी उसी तरह का बनेगा। तो उन्होंने कहा ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा? प्राकृतिक अवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि मानव अपने स्वभाव से मूलतः असामाजिक प्राणी है। वह प्रकृति की अवस्था में समाज व राज का अभाव था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में क्या था? राज का अभाव था, राज नहीं था उस समय, उसी को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। राज का अभाव था। मानव की प्राकृतिक अवस्था अराजकतापूर्ण थी, क्योंकि मानव अपने स्वभाव से सदैव संघर्षशील होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन क्या था? दुखमय था, कष्टपूर्ण था। इसको कहते हैं माइट इज राइट वाली स्थिति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ऐसी वाली स्थिति थी। ना कोई न्याय अन्याय वाला कोई बात थी वहाँ पर, न सत्य और असत्य वाली कोई बात थी। मतलब जिसको उनके नज़र में क्या था? जिसको चाहे लूट लो, जिसको चाहे मार दो, ऐसी वाली प्राकृतिक अवस्था थी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? एकदम जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात थी, क्योंकि जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर की संपत्ति छीन लेता था, और जो ताकतवर है उससे भी ताकतवर कोई होगा तो उसकी संपत्ति कोई छीन लेता है। नहीं, यहाँ कोई अपनी कहे कि कोई मेरा प्रॉपर्टी है, कोई हमसे नहीं छीनेगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कह सकते हैं, इसकी जो विशेषता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या था? तो उस ऐसी अवस्था थी जहाँ ना सत्य और असत्य वाली कोई बात थी, न न्याय और अन्याय की समझ थी लोगों में, और ना ही व्यक्तिगत संपत्ति वाली कोई बात थी वहाँ। ठीक है, तो ऐसा दुखमय वाली परिस्थिति थी। इसी कष्टपूर्ण स्थिति से बचने के लिए मानव ने समझौता किया कि नहीं, अब हम लोग समझौता करके एक ऐसा सत्ता स्थापित करें जो हम लोगों को इस दुखमय स्थिति से बचा कर रखे। तो लोगों ने एक समझौता किया, और इस समझौते को उन्होंने पूरा लेवियाथन में पूरा बताया। उन्होंने थॉमस हॉब्स ने उन्होंने कहा है, इस समझौते में बताया कि हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने अन्य मानव से समझौता करते हुए कहा, यानी एक मानव ने अन्य मानव से समझौता करते हुए कहा कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही, उन्होंने कहा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य यानी राजा को, ठीक है, इस मनुष्य या मनुष्य समूह को सौंप दो, और मेरे समान ही प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। यानी एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से ये कहा कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य या इस मनुष्य समूह को दो, ठीक है, और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। इस तरह से लोगों ने इस कष्टपूर्ण स्थिति से बचने के लिए, इस पाशविक स्थिति से बचने के लिए, इस क्षणिक स्थिति से जो प्राकृतिक अवस्था में था मानव का, जो क्षणिक जीवन था, यानी जीवन का कोई श्योरिटी नहीं थी कितना कब मर जाएंगे, ऐसे तो जीवन कभी श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी, आपस में लोग प्रेरित हुए कि नहीं, आत्मरक्षा
का अस्थायी उपाय होना चाहिए। इसके लिए आपस में लोगों ने समझौता किया और इस समझौते द्वारा एक राजतंत्र, एक संप्रभु की स्थापना की गई, क्योंकि सारे अधिकार लोगों ने उनको सौंप दिया, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को, जिसका हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया। ठीक है, इस तरह से राज की उत्पत्ति हुई और वो राज क्या था? निरंकुश राजतंत्र। ये थी हॉब्स का राज की उत्पत्ति। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और प्रॉब्लम हो और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें थी कि हॉब्स की सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। हॉब्स के दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हॉब्स के मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की विशेषता बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके।